आपने ट्रांसफ़र प्राइसिंग का पार्ट 1 देख लिया रहेगा। अगर आप पहली बार ये लेक्चर कहीं से देख रहे हो तो सीएस प्रोफेशनल का जो 30 मार्क्स का इनकम टैक्स है उसका बहुत अच्छा प्लेलिस्ट बना के रखा है मैंने। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ट्रांसफ़र प्राइसिंग का पार्ट 1 पहले देख लेना, ये नहीं देखा है तो वहाँ तक हम लोग ने कितनी मेथड्स होती है वहाँ तक पूरा डिस्कस किया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रांसफ़र प्राइसिंग का। ठीक है, अभी आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक आगे जब भी स्टार्टिंग में ही ये एक पॉइंट लिखा था बट वहाँ पे हम नहीं कर सकते थे, उसका एक रीज़न था जो मैं अभी बताऊंगा। ट्रांसफर प्राइसिंग की जो मेथड है, पेज नंबर 934 की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे ही नीचे लिखा है यहाँ पे एक कि वेयर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एनी प्रोसीडिंग ऑफ द असेसमेंट ऑफ इनकम, अगर असेसिंग ऑफिसर को जो मटेरियल मिलते हैं और इंफॉर्मेशन मिलती है या डॉक्यूमेंट मिलते हैं उससे वो उसका ये ओपिनियन बनता है कि जितना प्राइस इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में पे किया है या चार्ज किया है वो एज पर सेक्शन 92C1 नहीं है, मतलब आर्म लेंथ प्राइस से ज्यादा या कम है। अगर असेसिंग ऑफिसर जब असेसमेंट करता है तो उसको क्या लगता है कि जो प्राइस आपने चार्ज किया है या पे किया है वो एज पर 92C नहीं है। दूसरा, कोई इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट जो कि रिलेटेड टू इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है वो आपने या तो कैप्ट करके नहीं रखा है या मेंटेन नहीं किया है एज पर सेक्शन 92D। 92D क्या होता है नीचे देखेंगे, डॉक्यूमेंटेशन की बात करता है, करेक्ट है। थर्ड पॉइंट, द इंफॉर्मेशन और डेटा यूज इन कंप्यूटेशन ऑफ ALP इज नॉट रिलायबल। जो आपने ALP निकालने के लिए डेटा कंसिडर किया है वो डेटा रिलायबल ही नहीं है। और चौथा पॉइंट, जो असेसी ने क्या किया है, फेल टू फर्निश है विद इन स्पेसिफाइड टाइम इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट जो असेसिंग ऑफिसर ने उससे मंगाया था। 4 पॉइंट है। पहला A और C किसके बारे में बात करता है, ये बात करता है ALP के बारे में। पहला बात करता है कि आपने ALP जो है प्राइस जो है वो एज पर 92C नहीं निकाला। और थर्ड पॉइंट बात करता है इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट ALP में जो यूज किए हैं वो रिलायबल नहीं है। दूसरा पॉइंट B और D क्या बोलता है, B और D डॉक्यूमेंट के बारे में बोलता है। B बोलता है आपने इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट मेंटेन नहीं किए। D बोलता है आपने असेसिंग ऑफिसर को दिए नहीं जब उसको चाहिए थे। ये 4 पॉइंट में असेसिंग ऑफिसर क्या कर सकता है, असेसिंग ऑफिसर आपका आर्म लेंथ प्राइस निकाल सकता है, वो प्रोसीडिंग कर सकता है। कौन सा प्रोसीडिंग, असेसमेंट ऑफ इनकम का अंडर ट्रांसफर प्राइसिंग कर सकता है, प्रोवाइडेड दैट। पर वो कब कर सकता है, जब वो असेसिंग ऑफिसर असेसी को एक सो कॉज नोटिस देगा। कौन सा सो कॉज नोटिस, कि कारण बताओ नोटिस, कि आप बताओ हम आपको क्यों नहीं ये असेसमेंट करें, आपने क्यों, आपको क्या लगता है आपने क्या सही किया, बेसिकली शो कॉज नोटिस देगा ऑन अ डेट एंड टाइम टू बी स्पेसिफाइड इन द नोटिस। Why the ALP should not be determined on the basis of material or information or document in possession of assessing officer। assessing officer बोलेगा कि हम क्यों नहीं ALP निकाले जो हमारे पास डॉक्यूमेंट पड़े हैं, करेक्ट है। बस यही इतना था। और आगे ये एक सर्कुलर है जो कि इंपॉर्टेंट है, पहले नहीं बता सकता था, अभी ही बता सकता हूं। पहले मैंने क्या बताया, आपका 5 मेथड से आर्म लेंथ प्राइस निकलेगा। अभी जब आर्म लेंथ प्राइस निकल जाएगा तो वो आपका पहले प्रॉफिट था समझो 1 लाख रुपया, अब आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, फॉर एग्जांपल 5 लाख हो जाएगा। तो ये प्रॉफिट आपका बढ़ गया। तो ये बढ़े हुए प्रॉफिट के सामने आपको 10AA का और चैप्टर 6A का कोई भी डिडक्शन अलाउड नहीं होगा। नो डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA और चैप्टर 6A शैल बी अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ द अमाउंट एडजस्टेड। जो एडजस्ट हुआ है अमाउंट, उसके सामने आपको ये डिडक्शंस के बेनिफिट नहीं मिलेंगे। 10AA का डिडक्शन किसको मिलता है, अगर आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन में हो और वहां से सेल करते हो तो फर्स्ट 5 ईयर आपको 100% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट का डिडक्शन मिलता है। नेक्स्ट 5 ईयर आपको 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट का डिडक्शन मिलता है। उसके नेक्स्ट 5 ईयर 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट, और जो आप एक उसमें रिजर्व होती है वो रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करते हो, दोनों में से लोअर अमाउंट का क्या मिलता है, डिडक्शन मिलता है। तो ये डिडक्शन आपको 10AA का नहीं मिलेगा। और चैप्टर 6A में जितने भी डिडक्शन होते हैं वो भी आपको वो एनहांस इनकम के ऊपर नहीं मिलेंगे जो आपका इनकम बढ़ा दिया। सेकंड प्रोवाइजो क्या बोलता है, फर्स्ट प्रोवाइजो तो क्या बोलता था, वो बढ़ी हुई इनकम पे आपको क्या नहीं मिलेगा, 2 बेनिफिट नहीं मिलेगा, करेक्ट है। सेकंड प्रोवाइजो बोलता है, मैं एग्जांपल के साथ बताता हूं आपको समझेगा। आप यहां पे इंडिया में हो और आपकी एसोसिएट एंटरप्राइज US में है, फॉर एग्जांपल आपने पेमेंट किया है 10 लाख रुपए का।
आपने पेमेंट किया है कितना, यूएस में 10 लाख रुपए का, और इसमें टीडीएस काट दिया है 1 लाख रुपए, क्योंकि 10% टीडीएस का रेट था, और 9 लाख रुपए आपने क्या कर दिया है, जमा करा दिया है यूएस को। अभी गवर्नमेंट क्या बोलता है, असेसिंग ऑफिसर बोलता है कि इसका आर्म लेंथ प्राइस 10 लाख ना होके सिर्फ 5 लाख होना चाहिए था। करेक्ट है। तो उस हिसाब से टीडीएस कितना कटना चाहिए था, 50,000 कटना चाहिए था। उस हिसाब से आपको पेमेंट कितना करना चाहिए था, 4.5 लाख करना चाहिए था। करेक्ट है। 10 लाख रुपए आपने पेमेंट कर दिया, तो ये समझो आपका टोटल सेल्स था 50 लाख रुपया। 50 में से 10 गया तो कितना बचा, 40 प्रॉफिट होना चाहिए था। पर इनकम टैक्स वाले बोल रहे हैं कि 50 में से 5 ही निकालो, आपका प्रॉफिट कितना होगा, 45 होगा। समझा। तो आपका क्या कर रहे हैं, आपका जो आपने पेमेंट किया था वो एक्चुअली आर्म लेंथ प्राइस पे 5 लाख होता था, और आपने जो पहले 1 लाख रुपए टीडीएस काटा है। अब आप क्या करोगे, जब अपना रिटर्न फाइल करोगे, जब आप अपना रिटर्न फाइल करोगे तो बोलोगे कि पहले मैंने 1 लाख रुपए टीडीएस काटा है, बट एक्चुअली वो 50,000 ही कटना चाहिए था, तो मुझे 50,000 का रिफंड दो। बात भी तो सही है। आप क्या बोलोगे कि हमने पहले 1 लाख रुपए का क्या काटा था, टीडीएस काटा था, बट एक्चुअली आपने असेसमेंट में बोला कि 1 लाख रुपया नहीं कटना चाहिए था, 50,000 रुपया कटना चाहिए था, तो अब हमें 50,000 का क्या दो, रिफंड दो। तो गवर्नमेंट ने बोला नहीं मिलेगा, बस वही लिखा है। Second proviso to section 92C4 refers to a case where amount involved in international transaction जो आपने रेमिट कर दिया है अब्रॉड आफ्टर टीडीएस, सब्सिक्वेंटली असेसमेंट के टाइम पे क्या पता चलता है कि रेजिडेंट पेयर ने एडजस्टमेंट जो किया था, एक्सपेंडिचर रिप्रेजेंट बाय द अमाउंट सो रेमिटेड इज पार्टली डिसअलाउड, जैसे मैंने बताया 10 लाख में से 5 लाख कर दिया। इन सच केस नॉन रेजिडेंट कुड क्लेम अ रिफंड ऑफ पार्ट ऑफ द टैक्स डिडक्टेड एट ए सोर्स। ये नॉन रेजिडेंट बेसिकली ये तो एक ही पर्सन है ना, तो मैंने यहां पे ही बता दिया। रिफंड तो किसको मिलेगा, इसको मिलेगा ना, क्योंकि टीडीएस इसका कटा है। करेक्ट है। वो तो मैं एग्जांपल बता रहा था, तो मैंने यहाँ पे इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों कंपनी एक ही है, तो यहाँ पे बता दिया। रिफंड इसको मिलेगा क्योंकि इसको इनकम कितना मिला है, पहले 10 लाख मिलना चाहिए था। करेक्ट है। अभी कितना मिल रहा है, 5 लाख ही मिल रहा है। तो पहले इसका 1 लाख टीडीएस कटा था, अभी 50,000 कटेगा, तो 50,000 का ये रिफंड मांग सकता है। तो आते हैं आगे। On the ground that ALP has been adopted by assessing officer, in this case resident and the same price should be considered in determining the taxable income of non-resident. However, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है जो ब्लैक में किया है, द एडॉप्शन ऑफ ALP इन सच केसेस वुड नॉट ऑल्टर द कमर्शियल रियलिटी दैट एंटायर जो पूरा का पूरा अमाउंट आपने क्लेम पहले किया था वुड हैव बीन एक्चुअली रिसीव बाय एंटिटी लोकेटेड अब्रॉड, वो उसको एक्चुअली मिल चुका है। इट हैज देयरफॉर बीन मेड क्लियर इन द सेकंड प्रोवाइजो, सेकंड प्रोवाइजो में ये क्लियर किया है कि जो इनकम ऑफ वन एसोसिएट एंटरप्राइज है वो शैल नॉट बी रिकम्प्यूटेड ओनली बाय रीजन एडजस्टमेंट, सिर्फ एडजस्टमेंट हुआ है इसकी वजह से हम पूरा इनकम आपका कंप्यूट नहीं करेंगे, और वो टीडीएस आपका क्या नहीं होगा, बेनिफिट नहीं मिलेगा। फिर यहाँ पे इलस्ट्रेशन दिया है, यहां से वो पूरा टीडीएस वाला कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अगर थोड़ा डाउट है तो यहां पे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एक यूनिलीवर है, यूएसए का कंपनी है, और इंडिया में हिंदुस्तान यूनिलीवर है। ठीक है। यूनिलीवर जो है वो प्रोवाइड करता है नो हाउ टू हिंदुस्तान यूनिलीवर, कुछ फॉर्मूला वगैरह देता है, और उसके लिए रॉयल्टी चार्ज करता है कितना, 100 लाख रुपया, 1 करोड़ रुपया। As per DTAA, the tax rate on royalty is ₹10%। ये जो 100 लाख है इसके ऊपर एज पर DTAA टैक्स रेट कितना बनता है, 10% बनता है। तो उस हिसाब से हिंदुस्तान यूनिलीवर 10 लाख रुपया टीडीएस काटता है और 90 लाख रुपीस क्या कर देता है, रेमिट कर देता है। ऐसा ही कुछ एग्जाम्पल हमने भी देखा था। हिंदुस्तान यूनिलीवर भी अपना फाइल जो ये HUL है वो इंडिया में रिटर्न फाइल करता है। क्या दिखाता है, 300 लाख रुपया मेरा इनकम है, उसमें से 100 लाख रुपए का जो रॉयल्टी का खर्चा है वो रिडक्शन करता है और 200 लाख पे टैक्स भर देता है। और यूनिलीवर जो है फॉरेन का कंपनी ये वाला, ये भी इंडिया में क्या करता है, अपना रिटर्न भरता है। वहां पे दिखाता है 100 लाख रुपया मेरा क्या है, इनकम है रॉयल्टी का इंडिया से, उसमें से 10 लाख रुपया टैक्स आता है, उस पर ऑलरेडी 10 लाख रुपए टीडीएस डिडक्ट हो चुका है पहले, तो वो मैं रिफंड कर देता हूं और मुझे टैक्स कितना भरना है, 0 भरना है। अब असेसिंग ऑफिसर पिक्चर में आता है और क्या बोलता है, असेसिंग ऑफिसर बोलता है कि जो आपने 100 लाख रुपए दिखाया था एक्चुअली आर्म लेंथ प्राइस के हिसाब से वो कितना होगा, 40 लाख रुपया होगा। तो अभी यूनिलीवर फंस गया क्योंकि उसका इनकम है 40 लाख रुपया, टीडीएस कटा है 10 लाख रुपया और टैक्स कितना आता है, 4 लाख रुपया।
40 लाख पे 10% 4 लाख रुपए टैक्स आएगा और टीडीएस कटा है 10 लाख रुपए। तो अभी क्या ये 6 लाख रुपए का रिफंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्वेश्चन वो है। तो गवर्नमेंट ने बोला है नहीं मिलेगा। अभी आंसर देखते हैं। सबसे पहले बोला है 92A के हिसाब से हिंदुस्तान यूनिलीवर और यूनिलीवर एसोसिएट एंटरप्राइज है, 92B के हिसाब से इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है, 92C के हिसाब से आर्म लेंथ प्राइस असेसिंग ऑफिसर ने 40 लाख निकाला है। चौथा, असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा, हिंदुस्तान यूनिलीवर का इनकम 360 कर देगा आफ्टर डिसअलाउिंग रॉयल्टी ऑफ ₹60 लाख, मतलब 400 लाख में से वो अमाउंट डिसअलाउड करके ये अमाउंट कर लेगा। एज पर द फर्स्ट प्रोवाइजो ऑफ 92C4 क्या है कि 10AA और चैप्टर 6A का डिडक्शन, ये जो एक्सेस इनकम है 60 लाख का, इसके ऊपर नहीं मिलेगा कोई भी डिडक्शन। और ये इंपॉर्टेंट है, कैन नॉट क्लेम रिफंड ऑफ टीडीएस ऑफ 6 लाख रुपीज। समझा क्या? उम्मीद करता हूं समझ गया। अभी एक और ऊपर इलस्ट्रेशन पे आके आपको ये बताना चाहता हूं, आपके मॉड्यूल में एक चीज गलत लिखी है। ये पेज नंबर 933 पे अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया होगा तो आपको डाउट जरूर आया रहेगा। 933 पे ये जो सेकंड इलस्ट्रेशन है, यहाँ पे 600 ना होके यहाँ पे 400 होगा और यहाँ पे 600 होगा। क्यों, क्या, क्वेश्चन करोगे तो समझ जाएगा। ठीक है, ये मैंने भी पढ़ा तो मैं शौक था थोड़ा, फिर मैंने इधर उधर से रेफरेंसेस लिए, अच्छी थोड़ी मेहनत की तो पता चला इसमें रॉन्ग दिया है। तो अभी तक जो पहले का कुछ मैंने जानबूझ के रखा हुआ था टॉपिक, वो मैंने फिनिश कर दिया है। अभी वापस ये मेथड्स के बाद आगे बढ़ते हैं। आगे रेंज कंसेप्ट तक हम लोग ने किया था। अभी हम देखते हैं रेफरेंस टू ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर। रेफरेंस ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर कौन होता है सर? ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर होता है या तो जॉइंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर, जिसको बोर्ड अथोराइज करता है, सीबीडीटी अथोराइज करता है कि तू क्या बनेगा, ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर बनेगा। बेसिकली गवर्नमेंट क्या बोलती है, भाई ये जो नॉर्मल एओ होते हैं इनकी इज्जत नहीं है इतने कि इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के ऊपर काम कर सके। करेक्ट है, बड़े बड़े अमाउंट होते हैं, बड़ी बड़ी चीजें होती है, तो इनके पास इतना वो नहीं है टैलेंट कि ये लोग काम कर सके। तो अलग से कुछ ऑफिसर्स बनाए हैं जिनको ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर बोला जाता है, और वो एक्सपर्टाइज है उनकी इस मामले में, ट्रांसफर प्राइसिंग के मामले में। तो हम क्या करते हैं, हम उनके ऊपर देते हैं ध्यान कि भाई तुम अभी निकालोगे आर्म लेंथ प्राइस, या फिर जो भी रेफरेंस वगैरह देना है वो हम ये टीपीओ को देंगे। तो ये रेंज कंसेप्ट तो मैंने अच्छे से आपको करा दिया था, यहाँ पे नोट्स में भी लिखा है। ये नोट्स वैसे टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फ्री में मिल जाएंगे, ले लेना, हेल्प हो जाएगा, थोड़ा फास्ट रिवीजन हो जाएगा। रूल नंबर 10C है, ये क्या, ये तो वही रेंज वाला ही है, ठीक है, सॉरी। सेक्शन नंबर 92C है, रेफरेंस टू ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर। अगर असेसिंग ऑफिसर को क्या लगता है, इफ एओ कंसिडर इट्स नेसेसरी ही मे रिफर द कंप्यूटेशन ऑफ एएलपी टू ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर विथ प्रायर अप्रूवल ऑफ सीआईटी और पीसीआईटी। अगर असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि ये जरूरी है तो वो आर्म लेंथ प्राइस का जो भी कंप्यूटेशन करते हैं उसका रेफरेंस किसको दे देगा, ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को दे देगा, विथ सीआईटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के अप्रूवल से या प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के अप्रूवल से। सबसे पहले ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर क्या करेगा, जो भी गैदर करेगा, जमा करेगा मटेरियल फॉर आर्म लेंथ प्राइस एंड शाल रिक्वायर असेसर टू प्रोवाइड एविडेंस। ये देखो, ये सबसे पहले ये समझ लो कि ये पूरा थियरी कंसेप्ट है, इसमें क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करने नहीं आएंगे। ये आएगा तो थियरी क्वेश्चन आएगा, पावर ऑफ टीपीओ पूछ लेगा या जो भी, मैं मतलब यहाँ पे फटाफट समझा देता हूँ तो यहाँ पे अपना टाइम थोड़ा सेव हो जाएगा। ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को रेफरेंस मिला कि भाई तुम ये आर्म लेंथ प्राइस निकालो, तो वो सबसे पहले क्या करेगा, वो आर्म लेंथ प्राइस निकालने के लिए जो भी मटेरियल है वो गैदर करेगा, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, और असेसी से भी बोलेगा, अगर उसको जरूरत लगती है तो असेसी को बोलेगा कि तू भी भाई कुछ एविडेंस को प्रोड्यूस कर, मतलब तू भी कुछ डेटा ला के दे। सेकेंड, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग, अगर टीपीओ को लगता है कि इफ एनी, जो उसको बोला है कि ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के ऊपर आप क्या निकालो, आर्म लेंथ प्राइस निकालो, पर अगर उसको लगता है कि कोई और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन भी ऐसा है जहां पे कुछ गड़बड़ है जो कि उसको रेफर नहीं किया गया, तो वो उसका भी क्या कर सकता है, पॉइंट कंसीडर कर सकता है अगर वो चाहे तो। थर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल एंड एविडेंस, उसके पास जो भी मटेरियल है या एविडेंस है, ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर क्या करेगा, आर्म लेंथ प्राइस कंप्यूट करेगा और ऑर्डर पास कर देगा ऑफ कंप्यूटिंग एएलपी। ये ऑर्डर जो है वो ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर का बाइंडिंग होगा किसके ऊपर, असेसिंग ऑफिसर के ऊपर, मतलब ये बड़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है।
पांचवा पॉइंट, ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को ऑर्डर कितने टाइम में पास करना है? जितने टाइम में असेसमेंट कंप्लीट होना चाहिए, जो असेसमेंट का टाइम लिमिट दिया हुआ है उसके 60 दिन पहले पहले 60 डेज पहले पहले उसको क्या कर देना है? ऑर्डर पास कर देना है। अगर जो असेसमेंट प्रोसीडिंग है वो कोर्ट ने क्या कर दिया है, स्टे लगा दिया है उसके ऊपर, या फिर रेफरेंस मेड हुआ है सेक्शन 90 और 90A में, मतलब जो अपना DTAA वाला होता है ना, द टाइम अवेलेबल टू TPO फॉर मेकिंग एन ऑर्डर after excluding the time for which assessment was stayed or time taken for receipt of information less than 60 days, then remaining period shall extended to 60 days। यहाँ पे क्या बोला है ध्यान से समझो कि अगर कोर्ट ने स्टे लगा दिया है या कहीं रेफरेंस दिया हुआ है दूसरे सेक्शन में, मतलब वो टाइम पे वो रुका हुआ है चीज, तो वो टाइम पे अगर ट्रांसफर प्राइसिंग के ऑफिसर के पास 60 दिन से कम का टाइम बचता है अपना ऑर्डर पास करने के लिए, तो वो टाइम एक्सटेंड कर दिया जाएगा। कितने दिन के लिए? 60 दिन तक वो एक्सटेंड कर दिया जाएगा। प्रोवाइडेड इफ आफ्टर एक्सक्लूजन ऑफ पीरियड इज लेस देन 60 डेज, देन इट शैल बी एक्सटेंडेड टू 60 डेज। यहाँ पे जो शॉर्ट में मैंने TPO का कंसेप्ट आपको करा दिया है, अभी मॉड्यूल पे आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर कौन होता है, तो वो भाई या तो डिप्टी कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर या फिर असिस्टेंट कमिश्नर। ठीक है, फिर बात करते हैं आर्म। ये क्या करेगा? असेसिंग ऑफिसर आर्म लेंथ प्राइस निकालेगा, जो मैंने ऊपर पॉइंट लिखे वही यहाँ पे लिखे हैं। एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट मिलेगा, कितना मिलेगा? 60 डेज का मिलेगा, जो हम लोग ने देखा था। अगर कोर्ट वगैरह ने क्या किया है, स्टे लगा के रखा है, स्टे लगा के रखा है, या फिर 90A वगैरह सेक्शन में क्या चल रहा है, अटका के रखा है, तो अगर टाइम 60 दिन से कम है तो एक्सटेंड हो जाएगा, कितना? 60 दिन तक। फिर रेक्टिफिकेशन, अगर TPO चाहे तो उसका पास जो भी पुराना ऑर्डर आया है उसको क्या कर सकता है, अगर उसको दिख रहा है कि मिस्टेक जो है उसमें मिस्टेक है, अपेरेंट ऑन रिकॉर्ड है, मतलब देख के ही पता चलता है ये तो गलत ऑर्डर पहले पास किया है, तो उसको क्या कर सकता है, सेक्शन नंबर 154 जो कि रेक्टिफिकेशन का सेक्शन है, वो रेक्टिफिकेशन कर सकता है। और रेक्टिफिकेशन के बाद क्या करेगा? ऑर्डर दे देगा, किसको दे देगा? जो असेसिंग ऑफिसर ने ऑर्डर पास किया था उसको रेक्टिफाइड ऑर्डर पास कर देगा। पावर ऑफ TPO का क्या पावर होता है? वो क्या कर सकता है? एविडेंस मंगा सकता है, इंफॉर्मेशन मंगा सकता है, किससे? असेसी से, जो हम लोग ने ऊपर देखा। उसके पास पावर है रेक्टिफाई करने का, जो पहले असेसिंग ऑफिसर ने ऑर्डर पास किया था। उसके पास पावर है टू प्रोसीड इफ द रिपोर्ट अंडर सेक्शन 92E। 92E का कौन सा रिपोर्ट होता है? ये ट्रांसफर प्राइसिंग का जो ऑडिट का रिपोर्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट फाइल करता है, वो इज नॉट फर्निश्ड फॉर सम इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन और स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन। पावर टू प्रोसीड इनटू द केसेस नॉट रिफर्ड टू हिम, अगर उसको कोई केस रेफर भी नहीं किया तो वो चाहे तो कोई और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन भी देख सकता है और उसके बेसिस पे आर्म लेंथ प्राइस निकाल सकता है। सेक्शन नंबर 131A, 131(1)(d), 133(6) और 133A में जो भी इनकम टैक्स ऑफिसर को पावर दिए गए हैं, सब कुछ TPO के पास पावर है, जैसे कि डिस्कवरी, इंस्पेक्शन, ABCD। A यानी अटेंडेंस पे किसी को बुला सकता है, B यानी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मंगा सकता है, C यानी कमीशन इश्यू कर सकता है, D यानी डिस्कवर एंड इंस्पेक्शन के लिए बुला सकता है। कमीशन मतलब वो किसी को बुला सकता है बेसिकली। पावर अंडर सेक्शन, यहाँ पे मैं बहुत फास्ट बता रहा हूँ, मैं इन डिटेल बिल्कुल नहीं जा रहा हूँ, ये सब रीड कर लेना, थियरी क्वेश्चन पे आएगा भी, इसमें कुछ समझाने की इतनी महान ज़रूरत है नहीं। 133(6) में जो इनकम टैक्स ऑफिसर्स को पावर है वो भी इसको मिले हुए हैं। सर्वे का पावर 133A में जो इनकम टैक्स ऑफिसर को मिला है वो भी मिला हुआ है। ये पेनल्टी लगा सकता है अगर किसी ने इन्फॉर्मेशन फर्निश नहीं की। पेनल्टी क्या कितना होगा लास्ट में पढ़ेंगे, एक पूरा मैंने बना के रखा है चार्ट जिसमें पेनल्टी के बारे में डिटेल है। और पावर ऑफ बोर्ड टू मेक सेफ हार्बर रूल्स, सेफ हार्बर रूल्स क्या होता है नीचे देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने बहुत जानबूझ के फास्ट कराया है क्योंकि वो थियरी पढ़ के मैं रीड करूंगा, आप भी रीड करोगे, इससे अच्छा आप रीड कर लो, आपका टाइम बचेगा। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं बता देता हूँ। नेक्स्ट आते हैं आर्म लेंथ प्राइस, APA क्या होता है? एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट।
नाम ही देखो ना, 92cc सेक्शन जो है क्या बोलता है, एडवांस में आप क्या कर रहे हो, प्राइस निकाल रहे हो, उसका एग्रीमेंट कर रहे हो। किसके साथ एग्रीमेंट करोगे? असेसी एग्रीमेंट करेगा, जो इंडिविजुअल है या जो भी कंपनी है जो मतलब अपना असेसी है, वो एग्रीमेंट करेगा किसके साथ? सीबीडीटी के साथ। प्रायर अप्रूवल होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो ये एग्रीमेंट को क्या बोला जाएगा? एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट बोला जाएगा। और ये एग्रीमेंट किसके लिए होगा? ये इंपॉर्टेंट है कि हम अभी से एडवांस में आर्म लेंथ प्राइस आप हमें बता दो। आप क्या करो, एडवांस में हमें आर्म लेंथ प्राइस बता दो कि इतना ही हम लेंगे, इससे ज्यादा नहीं लेंगे। अगर आप ये बता देते हो तो बहुत सही है भाई, हमारा काम बन जाएगा। तो सीबीडीटी विद अप्रूवल, तो बाद में कुछ लिटिगेशन नहीं होगा ना, प्रॉब्लम नहीं होगा। सीबीडीटी विद अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एग्रीमेंट करेगा एपीए का, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट का, टू डिटरमाइन आर्म लेंथ प्राइस। असेसी है, सीबीडीटी है, एग्रीमेंट है, प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ये एग्रीमेंट होगा टैक्स पेयर का और सीबीडीटी के बीच में, टू अप्रोप्रिएट ट्रांसफर प्राइसिंग मेथोडोलॉजी के लिए, फॉर फिक्सिंग आर्म लेंथ प्राइस फॉर फिक्स पीरियड ऑफ टाइम इन फ्यूचर, कि इतने साल तक हम यही आर्म लेंथ प्राइस रखेंगे, इससे ज्यादा या इससे कम नहीं करेंगे, ताकि लिटिगेशन ना हो, टाइम वेस्ट ना हो। कैलकुलेशन अंडर एपीए कैसे होगा आर्म लेंथ प्राइस का? तो सबसे पहले 92(1) जो सेक्शन है, 92(1) क्या, 92C1 है, सॉरी 92C1, 92C क्या बात करता था? वो जो 5 मेथड दी हुई है ना, या तो 5 मेथड या कोई और मेथड जो सही लगता है डिपार्टमेंट को, वो आप क्या करेगा, उस हिसाब से एएलपी निकालेगा। Notwithstanding anything contained in section 92C और 92CA, 92C आपका आर्म लेंथ प्राइस कंप्यूट करने का सेक्शन, 92CA ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को जो रेफरेंस जाता है वो वाला सेक्शन। ये दोनों सेक्शन को भूल जाओ, ये दोनों सेक्शन को भाड़ में जाने दो। अगर आप एपीए यूज कर रहे हो तो आर्म लेंथ प्राइस एपीए के हिसाब से ही निकलेगा। अगर ये लेना है तो लेगा, नहीं लेना है तो नहीं लेगा। ये कोई बाइंडिंग सेक्शन नहीं है अभी एपीए के टाइम। आप कितने साल का मैक्सिमम आगे का ये आर्म लेंथ प्राइस निकाल सकते हो अंडर एपीए में? मैक्सिमम 5 साल का। जो एपीए है वो किस किस के ऊपर बाइंडिंग होगा? तो देखो, जिस पर्सन ने एग्रीमेंट किया है उसके ऊपर बाइंडिंग होगा, मतलब जो टैक्स पेयर है उसके ऊपर बाइंडिंग होगा। जो डिपार्टमेंट है उसके ऊपर बाइंडिंग होगा, प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और जो भी उसके नीचे की अथॉरिटी है उनके ऊपर। और तीसरा, वो ट्रांजेक्शन के ऊपर बाइंडिंग होगा, जो ट्रांजेक्शन किया है। 3 लोगों पे बाइंडिंग होगा, जिसने टैक्स पेयर के ऊपर, डिपार्टमेंट के ऊपर और ट्रांजेक्शन के ऊपर। एपीए बाइंड नहीं होगा अगर जो पहले लॉ था या पहले जो फैक्ट था अगर चेंज हो गए तो बाद में एपीए बाइंडिंग नहीं होगा। अगर आपने फ्रॉड से या फिर मिस रिप्रेजेंटेशन से क्या किया है, एपीए में एंटर हुए हो, तो अब एपीए आपका वॉइड अब इनिशियो मान लिया जाएगा। और एक बार वॉइड अब इनिशियो मान लिया गया तो जितने भी प्रोविजन आपका एपीए में थे वो ऐसा माना जाएगा कि पहले कभी एंटर ही नहीं हुए हैं। और जो आपका कंप्यूटेशन के लिए जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन होता है कि इतने टाइम में आपका असेसमेंट वगैरह कंप्लीट करना होता है, तो ये जितना पीरियड था आपने फ्रॉड से, जितना पीरियड आप एपीए में एंटर हुए थे, ये एक्सक्लूड कर दिया जाएगा अगर आपका वॉइड अब इनिशियो माना जाता है। तो आ जाते हैं आपके मॉड्यूल के ऊपर, जो हमने पढ़ा सब है कि नहीं है। एपीए में सबसे पहले वही लिखा है कि एग्रीमेंट होगा किस किस के बीच में, असेसी के बीच में, डिपार्टमेंट के बीच में, आर्म लेंथ प्राइस के लिए। एपीए एक ऐसा एग्रीमेंट है बिटवीन टैक्स पेयर और बोर्ड के बीच में ऑन अप्रोप्रिएट ट्रांसफर प्राइसिंग मेथोडोलॉजी फॉर फिक्स पीरियड ऑफ टाइम इन फ्यूचर। ठीक है, फिर नीचे आते हैं कैलकुलेशन ऑफ आर्म लेंथ प्राइस कैसे, या तो 92C में जो 5 मेथड दी है वो ले लो, या कोई और मेथड जो भी उसको सही लगता है, और एनी अदर मेथड विद सच एडजस्टमेंट एंड वेरिएशन एज मे नेसेसरी एंड एक्सपीडियंट सो टू डू। एक्सपीडियंट का मतलब इंपॉर्टेंट टू डू। फिर यहाँ पे लिखा है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 92C और 92CA, ये दोनों को भूल जाओ। एपीए में उसी हिसाब से निकलेगा आर्म लेंथ प्राइस जो एपीए में दिया है। फिर एपीए में क्या लिखा हुआ है? एपीए में सर लिखा हुआ है कि मैक्सिमम आगे के 5 साल तक आपके लिए ये एग्रीमेंट बनेगा। बाइंडिंगनेस ऑफ एपीए, बाइंडिंग किस किस के ऊपर होगा? वो पर्सन जिसने एंटर किया है, कमिश्नर या प्रिंसिपल कमिश्नर के ऊपर, या फिर वो सेट ट्रांजैक्शन के ऊपर, 3 लोगों के ऊपर बाइंडिंग होगा। अगर वॉइड अब इनिशियो कब होगा? जब फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन से लिया है, उसका इफेक्ट क्या होगा हम लोग ने देख लिया। और प्रोसीजर्स क्या है, जो आपका बोर्ड ने प्रोसीजर दिया है वही प्रोसीजर है, मतलब प्रोसीजर के बारे में बताया नहीं है।
रोल बैक प्रोविजन क्या होता है वो हम आगे देखते हैं। एक सर रेंज कंसेप्ट पढ़ा था, पता है? रेंज कंसेप्ट में अगर आपने कहीं पे देखा है तो मल्टीपल ईयर का डेटा भी रहता है। आपके मॉड्यूल में एग्जाम्पल नहीं है और मुझे नहीं लगता ये इतना ज़्यादा आपके सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपका इंटरनेशनल टैक्स जो है वो अप्रोक्सीमेटली 10 मार्क्स का होता है, करेक्ट है? 10 मार्क्स में से पोएम का कंसेप्ट है, ट्रांसफर प्राइसिंग पूरा कंसेप्ट है, टैक्स ट्रीटी का कंसेप्ट है। तो ऐसा मैं कुछ वो नहीं भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि आएगा ही या नहीं आएगा, पर मुझे नहीं लगता ये मल्टीपल ईयर का डेटा जो अगर वो बड़ा क्वेश्चन बन जाता है, और बड़ा क्वेश्चन अगर बन जाएगा तो उसमें प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि वो कम से कम 8 मार्क्स का तो देना पड़ेगा ना, क्योंकि रेंज कंसेप्ट तभी लगता है जब 6 या उससे ज़्यादा डेटा हो, तो वो डेटा की लिस्ट बड़ी बन जाती है। और उसके बाद मैं क्या होता है मैं समझाता हूँ, कोई बात नहीं, अभी आपको समझ नहीं रहा रहेगा, पर मैं बताता हूँ। देखो अभी सबसे पहले यहाँ पे जो रेंज कंसेप्ट था वही एज इट इज़ यहाँ पे ये लोग ने छापा हुआ है कि रेंज कंसेप्ट क्या होता है, 35 परसेंटाइल, 65 परसेंटाइल, जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में अच्छे से डिस्कस किया है। यहाँ पे असेसिंग ऑफिसर क्या कर सकता है, ये 4 सिचुएशन में आर्म लेंथ प्राइस निकाल सकता है, जो अभी ही मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर में बताया था। चैप्टर 6A का डिडक्शन नहीं मिलेगा, 10AA का डिडक्शन नहीं मिलेगा, TDS वाला पॉइंट करेक्ट है। यहाँ तक तो कुछ ज़रूरत ही नहीं है, ये रिपीट की हुई है चीज़ें आपके मॉड्यूल में। तो मैं इतना पार्ट तो क्या कर देता हूँ, कट कर देता हूँ, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ आर्म लेंथ प्राइस वेयर मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड रिजल्ट इन मोर देन वन प्राइस, देन आर्म लेंथ प्राइस कैसे निकाला जाएगा? तो रेंज कंसेप्ट के हिसाब से निकाला जाएगा। सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में डेटा रख दो, फिर क्या करो, यहाँ से इंपॉर्टेंट आता है, तो यहाँ पे मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ। सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये जो एक से ज़्यादा ईयर का अगर डेटा दिया होगा, हम लोग कैसा निकाल रहे थे कि पहले साल में 50 रुपया प्राइस है, दूसरे ईयर में 40 प्राइस है, तीसरे में 70 प्राइस है, ऐसे करके 8 प्राइस फिर सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में रख रहे थे। अभी यहाँ पे इनका क्या बोलना है, अगर एक से ज्यादा ईयर का दिया है, मतलब पहली प्राइस दी हुई है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया हुआ है, ऑपरेटिंग कॉस्ट दिया हुआ है, 2 साल का दिया हुआ है, तीसरे साल का दिया हुआ है, ये साल है, करेक्ट है, इसके पहले वाला 1 साल है और उसके पहले वाला 1 साल है, ये 3 साल का डेटा दिया हुआ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया हुआ है, ऑपरेटिंग कॉस्ट दिया हुआ है। तो अपने को रेंज कंसेप्ट कैसे अप्लाई करने का, तो सबसे पहले क्या बोला है, वेट्स लेने के, वेटेड एवरेज बेसिस पे आपको क्या निकालना है, ये निकालना है। समझो आप आर्म लेंथ प्राइस, पहली आर्म लेंथ प्राइस में क्या दिया है, करंट ईयर में डेटा दिया है, ऑपरेटिंग कॉस्ट का 90 है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का कितना है, 15 है। उससे पहले वाले प्रीवियस ईयर में ऑपरेटिंग कॉस्ट 100 था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 100 था। उससे पहले वाले प्रीवियस ईयर में ऑपरेटिंग कॉस्ट 185 था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 35 था। तो अपने को सबसे पहले क्या कर देना है, ये सबका टोटल कर देना है। तो टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना हो गया, ये तीनों का टोटल 375 हो गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हो गया, 60 हो गया, करेक्ट है। तो वेट कैसे लेंगे, 60 डिवाइड बाय 375 इंटू 100 कितना आ गया, 16% आ गया। अभी हर साल का जो भी ये डेटा दिया रहेगा, अभी मैं बताता हूँ वेट आपको कैसे लेने हैं। तो हर साल का जो भी डेटा है वो आपको यहाँ पे लिख देना, 16%, 15%, 18%, -5%, 25%, जो भी। फिर आपको इनको क्या कर देना है, असेंडिंग ऑर्डर में ले लेना है। फिर वही प्रोसेस जैसा चल रहा था वैसा चलेगा। ये आपका वेट आ गया, इसके नीचे आपको क्या कर देना, आर्म लेंथ प्राइस ले लेना है, ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में आपको डाल देना है, और नीचे तो उस हिसाब से आपका क्या करेगा, रेंज चलता रहेगा, ठीक है। तो वेट सर कैसे लेने हैं, वेट सबसे पहले करंट ईयर और ये करंट ईयर का डेटा और प्रीसीडिंग 2 फाइनेंशियल ईयर का अपने को डेटा लेना है। 2 फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द करंट ईयर इन अकॉर्डेंस टू फॉलोइंग, ये वेट्स आपको लेने हैं। सबसे पहले देखो आपको ये मेथड कहाँ कहाँ पे लगेगा, सिर्फ 3 जगह पे लगेगा, एक आरपीएम में, एक कप में और एक टीएनएमए में। तो यहाँ पे आपको वेट्स क्या लेने हैं, सबसे पहले आरपीएम में रीसेल प्राइस मेथड में आपको सेल्स के सामने प्रॉफिट का वेट लेना है, कप में आपको कॉस्ट के सामने प्रॉफिट का वेट लेना है, और टीएनएमए में कुछ भी ले सकते हो, डिवाइड कॉस्ट से कर सकते हो, सेल्स से कर सकते हो, असेट से कर सकते हो, एम्प्लॉय से कर सकते हो, जो भी डेटा अवेलेबल रहेगा उससे आप क्या कर सकते हो, वेट दे सकते हो और उसका रेंज बना सकते हो।
अभी इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में ना तो अवेलेबल है, तो नहीं तो मैं वो मॉड्यूल का क्वेश्चन सॉल्व करा के आपको बता देता, पर ठीक है दिया है उतना देख लो, ज़्यादा इसमें इन डिटेल पढ़ना भी मत, जितना समझ रहा है उतना ठीक है, जो मॉड्यूल में दिया है उतना अच्छे से पढ़ लो, अगर क्वेश्चंस है आपके पास तो मुझे भेजो, मैं सॉल्व करा दूंगा। नेक्स्ट आते हैं रोल बैक प्रोविजन पे। जो एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट था उसमें ही एक रोल बैक प्रोविजन होता है। मतलब देखो हम क्या कर रहे हैं, हम आगे के 5 साल तक एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट के अंदर प्राइस निकाल सकते हैं कि ये प्राइस पे आपको क्या करना है, रिटर्न फाइल करना है, ये प्राइस ही आपका आर्म लेंथ प्राइस मान लिया जाएगा और उसके ऊपर ही आपको रिटर्न फाइल करना है। पर अभी रोल बैक प्रोविजन में गवर्नमेंट क्या बोलती है कि हम आपका लिटिगेशन कम करना चाहते हैं, ये प्रीवियस ईयर है, इसके आगे के 5 साल तक आप एपीएम में निकाल सकते हो, अपना एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट में एएलपी निकाल सकते हो। रोल बैक प्रोविजन में गवर्नमेंट बोलती है कि हम पिछले 4 साल का भी आपको क्या दे देते हैं, एएलपी दे देते हैं, आपका लिटिगेशन नहीं चाहिए। आप बोल रहे हो 50 होना चाहिए, हम बोल रहे 100 होना चाहिए, आप पिछले 4 साल का भी क्या करो, रोल बैक में एंटर कर लो और हम दोनों मिलके एक आर्म लेंथ प्राइस निकाल देते हैं और उसके ऊपर आप रिटर्न फाइल कर दो। In determining ALP by person during any period not exceeding 4 previous year preceding to the first previous year in which APA is entered, मैक्सिमम ये प्रीवियस ईयर जो अपना चल रहा है इससे 4 साल तक आप क्या कर सकते हो, रोल बैक प्रोविजन ले सकते हो। आपको हर 4 साल का क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाइड रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। मतलब जो पहले रिटर्न फाइल किया वो भूल जाओ, वापस आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा फॉर एनी असेसमेंट ईयर रेलेवेंट टू प्रीवियस ईयर ऑन विच APA अप्लाइज within period of 3 months from end of the month in which agreement entered into। और आपको वो रिटर्न कब तक फाइल करना है, जब आप वो एग्रीमेंट में एंटर होते हो उसके एंड से 3 महीने के अंदर अंदर, वो मंथ के एंड से 3 महीने के अंदर अंदर आपको क्या कर देना है, रिटर्न मॉडिफाइड रिटर्न फाइल कर देना है विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम एंड ऑफ द मंथ इन विच एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू। 92 CD क्या करता है, आपको प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटी, तो अवॉइड करो, आप क्या करो, लिटिगेशन अवॉइड करो इवन फॉर ईयर फॉर विच रिटर्न ऑलरेडी फाइल, भले ही आपने पहले का रिटर्न फाइल कर दिया है तो भी हम आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप क्या करो, लिटिगेशन कम करने के लिए वापस से रिटर्न भर दो। रीअसेस, अगर आपका पुराना रिटर्न आपने फाइल किया था उसका प्रोसीडिंग क्या हो गया, कंप्लीट हो गया बिफोर द फाइलिंग ऑफ आपका मॉडिफाइड रिटर्न, तो असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा, वो जो पुराना प्रोसीडिंग था उसका मॉडिफाइड रिटर्न के हिसाब से असेसमेंट क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। असेसमेंट रीअसेसमेंट हैव बीन कंप्लीटेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड अलाउड फॉर फर्निशिंग द मॉडिफाइड रिटर्न। असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा, मॉडिफाइड ऑर्डर पास करेगा जो पुराना असेसमेंट या रीअसेसमेंट आपने फाइल किया था। तो ये 4th और 5th पॉइंट जो है वो एक साथ पढ़ना है आपको। 6th पॉइंट क्या बोलता है, वेयर असेसमेंट और रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग जो है वो पेंडिंग है। कब तक पेंडिंग है, जब तक आपने मॉडिफाइड रिटर्न फाइल किया तब तक पुराना असेसमेंट या रीअसेसमेंट का प्रोसीडिंग पेंडिंग है। तो असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा, प्रोसीड करेगा, जो अभी मॉडिफाइड रिटर्न का प्रोसीडिंग है उसी हिसाब से वो क्या करेगा, असेसमेंट या फिर रीअसेसमेंट करेगा। असेसिंग ऑफिसर शैल प्रोसीड टू कंप्लीट असेसमेंट और रीअसेसमेंट अकॉर्डेंस विद द मॉडिफाइड रिटर्न, ना कि पुराना रिटर्न। 7वां पॉइंट, ऑर्डर ऑफ सेक्शन 92 CD pass within 1 year from end of financial year in which modified return is filed। आपको 92 CD3 का ऑर्डर कब तक पास करना है, मतलब ये रोल बैक का, जब आपने मॉडिफाइड रिटर्न फाइल किया उस ईयर के एंड से, समझो आज दिसंबर 21 है तो दिसंबर 21 को मैंने मॉडिफाइड रिटर्न फाइल किया, तो ईयर खत्म कब होगा, 31 मार्च 2022 को खत्म होगा, करेक्ट है। यहां से लेके 1 साल के अंदर अंदर आपको क्या कर देना है, ऑर्डर पास कर देना है। और पीरियड ऑफ लिमिटेशन अंडर सेक्शन 153, 153B, 144C, ये क्या है, डिफरेंट टाइप के असेसमेंट है। ये रेड वाले असेसमेंट है, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट है। इसमें जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है वो एक्सीड हो जाएगा, कितना, 12 महीने से बढ़ जाएगा। मतलब जितने टाइम में आपको ऑर्डर पास करना था 1 साल का और टाइम आपको क्या कर दिया जाएगा, दे दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फटाफट रोल बैक प्रोविजन बता दिए हैं आपको। अभी सेक्शन 92 CE पे आते हैं।
स्टार मार्क करो, इंपॉर्टेंट है सेकेंडरी एडजस्टमेंट। ये एक्चुअली और इम्पॉर्टेंट हो जाता अगर आपका मॉड्यूल इसमें और इन डिटेल चीज़ें देता, जैसे कि मैं आगे बताऊंगा। आपके मॉड्यूल में नहीं है, मतलब मैं यहाँ पे अज्यूम करूंगा कि ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। सेकेंडरी एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है, पहले समझो प्राइमरी एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है। सेकेंडरी एडजस्टमेंट तो दूसरा एडजस्टमेंट है ना, पहले प्राइमरी तो समझो। प्राइमरी का क्या मतलब होता है, प्राइमरी एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है, ड्यू टू ट्रांसफर प्राइसिंग आपका या तो प्रॉफिट बढ़ा दिया है, जो कि हम लोग करते हैं आर्म लेंथ प्राइस में, या आपका लॉस क्या कर दिया है, कम कर दिया है, तो इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी एडजस्टमेंट बोलेंगे। तो प्राइमरी एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है, आपके ऊपर ट्रांसफर प्राइसिंग का प्रोविजन लगे हैं और आपका आर्म लेंथ प्राइस निकाला गया है, तो उसको प्राइमरी एडजस्टमेंट बोला जाता है। तो सर सेकेंडरी एडजस्टमेंट क्या किसको बोला जाएगा, ये जो प्राइमरी एडजस्टमेंट है इसको जब आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करोगे उसको क्या बोला जाएगा, सेकेंडरी एडजस्टमेंट बोला जाएगा। सिंपल है। तो अगर प्राइमरी एडजस्टमेंट इन वजहों से हुआ है तो आपको सेकेंडरी एडजस्टमेंट भी करना पड़ेगा। प्राइमरी एडजस्टमेंट किन वजहों से हुआ है, असेसी ने खुद ने अपने रिटर्न में बोला है कि मेरा आर्म लेंथ प्राइस ज्यादा होना चाहिए, या आपका असेसिंग ऑफिसर क्या करता है, आपका प्राइमरी एडजस्टमेंट करता है, या एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट के थ्रू आपका क्या होता है, अभी जो एपीए पड़ा उसके थ्रू आपका क्या होता है, प्राइमरी एडजस्टमेंट होता है, या सेफ हार्बर रूल्स की वजह से आपका प्राइमरी एडजस्टमेंट होता है। सेफ हार्बर रूल्स इसके जस्ट बाद वाला कंसेप्ट है। और लास्ट में कोई म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर के थ्रू आपका क्या होता है, प्राइमरी एडजस्टमेंट होता है, तो आपको सेकेंडरी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। 5 चीजें हैं, सुओ मोटो असेसी खुद करता है, आपका असेसिंग ऑफिसर करता है, एपीए के थ्रू होता है, सेफ हार्बर के थ्रू होता है, या म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर के थ्रू होता है। सेकेंडरी एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है। कब जरूरत नहीं है, अगर आपका प्राइमरी एडजस्टमेंट का अमाउंट 1 करोड़ को क्रॉस नहीं करता, मतलब अप टू 1 करोड़ है, तो सेकेंडरी एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है। या प्राइमरी एडजस्टमेंट कब हुआ है, या तो असेसमेंट ईयर 16-17 या उसके पुरानी डेट का हुआ है। मतलब प्राइमरी एडजस्टमेंट अगर AY 17-18 से होगा तो ही उसका सेकेंडरी एडजस्टमेंट होगा। 16-17 या उससे पुराना है तो आपको सेकेंडरी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। इतना क्लियर है। तो अभी हम यहाँ क्या बोल रहे हैं, सेकेंडरी एडजस्टमेंट करना मतलब सिर्फ ये नहीं है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है। सेकेंडरी एडजस्टमेंट करना मतलब यहाँ पे बहुत काम की चीज बोली जा रही है। हम क्या बोल रहे हैं कि जो आपका आर्म लेंथ प्राइस है जो डिपार्टमेंट ने निकाला, जो आपका एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस है, जो आपने अपने रिटर्न में दिखाया था, उसका जो डिफरेंस है, मतलब आपने प्रॉफिट दिखाया था 100, डिपार्टमेंट बोलता है 200, तो ये जो 100 का डिफरेंस है इसको हम क्या मानेंगे, हम इसको एक्सेस मनी मान लेंगे कि ये आपने एक्सेस मनी लिया है। करेक्ट है। अब ये जो एक्सेस मनी है हम ये मानेंगे कि आपने क्या कर दिया है, ये एक्सेस मनी को रिपैट्रिएट कर दिया है। कहां कर दिया है, आपके एसोसिएट एंटरप्राइज को फॉरेन में कर दिया है। हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये आपका जो एक्सेस मनी है ये आपने क्या कर दिया है, फॉरेन भेज दिया है, और ये फॉरेन भेज दिया है, इसके ऊपर हम क्या करने वाले हैं, हम आपके ऊपर इंटरेस्ट लगाने वाले हैं। अब जो आपका मॉड्यूल है, ये मॉड्यूल में कितना इंटरेस्ट लगेगा, कितने पीरियड के लिए लगेगा, वो कुछ नहीं दिया। करेक्ट है। तो मैं अज्यूम करता हूं कि आपके सिलेबस में नहीं रहेगा, मॉड्यूल में सिर्फ ऐसा लिखा है, ये जो चीजें लिखी है मैं बता दूंगा, उतना ही लिखा है, उतना मैं अच्छे से आपको करा दूंगा। जो इंटरेस्ट का रेट वगैरह दिया है वो भी कोई डिफिकल्ट नहीं है, पर अभी आपका एग्जाम सर पे है तो वो सब ज्ञान बांटने की टाइम नहीं है, तो मैं नहीं बांट रहा हूँ, ठीक है। एक्सेस मनी विच इज नॉट रिपैट्रिएटेड इनटू इंडिया शैल बी डीम्ड टू बी एडवांस मेड बाय एसएससी टू सच एसोसिएट एंटरप्राइज एंड इंटरेस्ट ऑन सच एडवांस शैल बी कंप्यूटेड एज इनकम। वो इंटरेस्ट आपकी क्या मान ली जाएगी, इनकम मान ली जाएगी। समझो 100 रुपया है, 100 लाख है, हम क्या मान लेंगे 100 लाख रुपीज आपने कहा कर दिया है, फॉरेन में भेज दिया है। तो जब तक ये फॉरेन से पैसा रिपैट्रिएट होकर इंडिया में वापस नहीं आता, तब तक हम ये मानेंगे कि 100 लाख रुपया आपने क्या किया है, एडवांस दिया है, और इसके ऊपर हम अपने हिसाब से इंटरेस्ट का इनकम ऐड करेंगे और वो इनकम आपके हाथ में क्या कर देंगे, टैक्सेबल कर देंगे। आपके पास एक और ऑप्शन है, इंटरेस्ट की इनकम को आपको इनकम बना के टैक्स नहीं भरना है, तो जो आपने एक्सेस मनी भेजा है उसके ऊपर आप क्या करो, जो रिपैट्रिएट होकर इंडिया में नहीं आया है उसके ऊपर एक टैक्स का रेट दिया हुआ है, उस कानून में दिया हुआ है, आपके मॉड्यूल में नहीं दिया तो मैं नहीं कवर कर रहा हूं। वो रेट के ऊपर क्या करो, वो इंटरेस्ट का आपको मगजमारी नहीं करना, तो आप वो रेट के ऊपर क्या करो, टैक्स भर दो सीधा सीधा गवर्नमेंट को। इसके सामने कोई डिडक्शन अलाउड नहीं होगा आपको, और अगर कोई वंस एडिशनल टैक्स आपने पे कर दिया तो आपको सेकेंडरी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो सेकेंडरी एडजस्टमेंट का मतलब क्या है, आपने प्राइमरी एडजस्टमेंट जो हुआ था वो अगर
खुद एसएससी करता है, एओ करता है, एपीए से होता है, सेफ हार्बर से होता है, या कोई म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर से होता है, तो आपको सेकेंडरी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। सेकेंडरी एडजस्टमेंट दो जगह पे नहीं करना पड़ेगा, अगर आपका एडजस्टमेंट 1 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं है, या दूसरा आपका प्राइमरी एडजस्टमेंट 16-17 या उससे पिछले सालों के लिए हुआ है। एडजस्टमेंट में क्या करना है, जो एएलपी में से एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस रिड्यूस कर दो, जो अमाउंट आएगा हम ये मान लेंगे कि ये आपने फॉरेन में लोन दे दिया है, एक्चुअल नहीं दिया, हम मान लेंगे कि आपने अपने एसोसिएट एंटरप्राइज को लोन दे दिया है, और एक इंटरेस्ट का वहां पे परसेंटेज दिया हुआ है कानून में, कि हम क्या मानेंगे, ये इंटरेस्ट जो है वो आप क्या कर रहे हो, वो आपका इनकम ऐड कर लिया जाएगा। करेक्ट है। अगर आपको ये इंटरेस्ट वाला मगजमारी में नहीं पड़ना, तो जो एक्सेस मनी है उसके ऊपर एक टैक्स रेट दिया है, उसके हिसाब से टैक्स जमा करा दो, तो कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। एक बार टैक्स जमा करा दिया तो सेकेंडरी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। मॉड्यूल पे आके बताता हूँ, मैं अपनी हवा से बातें नहीं कर रहा हूँ, कि कुछ भी मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि आपके सिलेबस में दिया है या नहीं दिया है। ये 5 वजह से अगर प्राइमरी एडजस्टमेंट होता है तो आपका सेकेंडरी एडजस्टमेंट करने की जरूरत है। सुओ मोटो, असेसिंग ऑफिसर, एपीए, सेफ हार्बर या म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर। सेकेंडरी एडजस्टमेंट इन दो चीजों में जरूरत नहीं है, 1 करोड़ और AY 1617। क्वांटिफिकेशन ऑफ सेकेंडरी एडजस्टमेंट ऑन पार्ट एडेड बाय फिनेंस एक्ट, ये क्या बोलता है, ट्रांसफर प्राइसिंग की वजह से जो भी आपका वो डिफरेंस होता है, इसको हम एक्सेस मनी मान लेंगे, और ये जो एक्सेस मनी है ये माना जाएगा कि आपने फॉरेन में एडवांस दे दिया है, और अगर आप रिपेट्रिएट नहीं करते तो आपको इंटरेस्ट के ऊपर इनकम मान लिया जाएगा। प्राइमरी एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है, सेकेंडरी एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है, मैंने बता दिया है। ये नए सेक्शन है। आप क्या करो, इंटरेस्ट को इनकम नहीं बनाना चाहते तो एडिशनल इनकम टैक्स जमा करा दो। यहाँ पे रेट दिया है, सॉरी मैंने ये 18% प्लस इसमें कंपलसरी सरचार्ज सेस वगैरह भी है, तो यहाँ पे ये रेट दिया है 18% के हिसाब से क्या करो, आप टैक्स जमा करा दो। आपके जितना मॉड्यूल में दिया है उतना मैं आपको अच्छे से करा रहा हूँ। द टैक्स ऑन सच एक्सेस मनी और पार्ट जो है ये क्या मान लिया जाएगा, ये माना जाएगा कि रिपेट्रिएट करने की जरूरत नहीं है, और इसके ऊपर आपको सेकेंडरी एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा, और इसके सामने कोई आपको डिडक्शन भी नहीं मिलेगा, नो डिडक्शन। और लास्ट में अगर आप एक बार वेयर एडिशनल इनकम टैक्स जो है वो पे कर देता है एसएससी, तो बाद में सेकेंडरी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। इज इट ओके? ठीक है। मैं वो देख रहा था कहीं इंटरेस्ट का अमाउंट ऐसे वर्डिंग में तो नहीं दिया, नहीं दिया, ठीक है। ट्रांसफर प्राइसिंग डॉक्यूमेंटेशन लास्ट करेंगे, उससे पहले मैं आपको क्या करा देता हूँ, सेफ हार्बर रूल्स क्या होते हैं उसके बारे में भी कुछ बता देता हूँ, जो आपके मॉड्यूल में लिखा है। डॉक्यूमेंटेशन थियरी टॉपिक है जो लास्ट में फटाफट देख लेंगे। सेफ हार्बर रूल्स का मतलब क्या होता है, क्या आपको पता है, एक पीजीबीपी जब हम एग्जीक्यूटिव लेवल पे पढ़ते हैं तो उसमें प्रिजम्पटिव टैक्सेशन होता है, सेक्शन नंबर 44 AD 44 ADA, जो क्या बात करता है, जो बड़ी ही सिंपल बात करता है कि आप पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स मत बनाओ, जो सेल्स है उसके ऊपर 8% या सेल्स के ऊपर 50% सीधा का सीधा इनकम बता दो और उसके ऊपर टैक्स भर दो, हम आपका कुछ देखेंगे नहीं। याद है ऐसे प्रोविजन थे प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के। सेम टू सेम ट्रांसफर प्राइसिंग में ये क्या है, सेफ हार्बर है। सेफ हार्बर बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके अंदर 8 से 10 जैसे सेक्शन 44 AD 44 ADA पॉइंट था ना, वैसे 8 से 10 इन डिटेल पॉइंट है, पर आपके सिलेबस का वो पार्ट नहीं है क्योंकि आपके मॉड्यूल में नहीं दिए हुए। तो सेफ हार्बर रूल्स जो है ये क्या है, सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं जहां पे इनकम टैक्स अथॉरिटी क्या करेगा, आपका ट्रांसफर प्राइसिंग जो आपने डाला है रिटर्न में, मान लेंगे प्रोवाइडेड वो आपका क्या होना चाहिए, वो वाला लिमिट होना चाहिए जो सेफ हार्बर में, अलग अलग सेफ हार्बर है उसमें जो जो लिमिट दिया हुआ है, समझो 12% दिया हुआ है तो 12% ही आपको क्या रखना है, तो हम मान लेंगे। रूल ऑल्सो प्रोवाइड एक्सेप्टेबल नॉर्म फॉर इंट्रा ग्रुप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जैसे कि 10 पॉइंट है, उसमें एक और ये भी पॉइंट है कि अगर इंट्रा ग्रुप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है तो वहां पे कितना लिमिट तक आप उसको आर्म लेंथ प्राइस दिखा सकते हो, आप दिखा दो तो हम आपका एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस को ही क्या मान लेंगे, आर्म लेंथ प्राइस मान लेंगे। इट्स ऑप्शनल टू टैक्स पेयर, ये कंप्लीटली ऑप्शनल है, जैसे प्रिजम्पटिव टैक्सेशन भी ऑप्शनल था, ये भी ऑप्शनल है। सेफ हार्बर कैरी सर्टेन बेनिफिट, सबसे पहले सिंप्लिसिटी हो जाएगा भाई, जो
दोनों मिलके डिसाइड कर रहे हैं ना कि 10% जो भी है टोटल का 10% हम एक आर्म लेंथ प्राइस दिखा देंगे, तो 10% मान रहे हैं तो सिंप्लिसिटी है। सर्टेनिटी है कि एक सर्टेन अमाउंट है और लिटिगेशन कम हो जाएगा, जब दोनों मान रहे हैं तो लिटिगेशन कम होगा और एडमिनिस्ट्रेशन में सिंप्लिसिटी हो जाएगा, जितना लिटिगेशन कम होगा उतना सिंप्लिसिटी बढ़ेगा। टैक्स पेयर को कौन सा फॉर्म फाइल करना है ये याद रख लेना, 3 सेफा फाइल करना है अगर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है, और 3 CEFB, ये CEFA है, ये CEFB है। अगर स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन है तो CEFB, नहीं तो CEFA। आपको ये फॉर्म में क्या डिक्लेयर करना है, आपको डिक्लेयर करना है एलिजिबल ट्रांजैक्शन जो आप एंटर करते हो, कितने ट्रांजैक्शन है वो दिखा दो, क्या एसोसिएट एंटरप्राइज लो टैक्स या नो टैक्स जुरिडिक्शन में है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट का आपका मार्जिन कितना है वो दिखा दो, तो आपका काम हो जाएगा। तो नेक्स्ट आता हूं मैं सेफ हार्बर के ऊपर और आपको मॉड्यूल से फटाफट दिखा देता हूं। कंप्लायंस सिंप्लिसिटी, सर्टेनिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव सिंप्लिसिटी आ जाएगा। सेफ हार्बर मींस ऐसे सर्कमस्टेंसेस जहां पे इनकम टैक्स अथॉरिटी एक्सेप्ट करेगा आपका प्राइस जो आपने डिक्लेयर किया है, ये आपका मिनिमम ऑपरेटिंग मार्जिन जो भी वो वहां पे मार्जिन दिया हुआ है कि ओपी डिवाइड बाय ओई इतना होना चाहिए, वो आपके सिलेबस में नहीं है तो ध्यान देके वैसे भी मतलब नहीं है। फिर ये वाले फॉर्म आपको जमा कराने हैं, 3CEFA 3CEFB। फिर लास्ट पॉइंट है पेनल्टी का, और उसके लास्ट में हम क्या देख लेंगे, आपका डॉक्यूमेंटेशन देख लेंगे। तो लास्ट पॉइंट पेनल्टी पे आ जाता है, ट्रांसफर प्राइसिंग का पेनल्टी क्या है। अगर आप कुछ चीजें नहीं करते हो तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगा, वो पेनल्टी क्या है। सेक्शन नंबर 271A बोलता है कि आपका जो भी ट्रांजैक्शन वैल्यू है उसका 2% आपको क्या देना पड़ेगा, पेनल्टी देना पड़ेगा। कब देना पड़ेगा, अगर आपने फेल हो गए हो कीप एंड मेंटेनिंग डॉक्यूमेंट मेंटेन करने के लिए या रखने के लिए, जो कि 92D जो कि लास्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें बोला है कि ये डॉक्यूमेंट आपको रखने हैं, और अगर आप वो डॉक्यूमेंट रखने में फेल हो जाते हो तो आपको 2% ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू का पेनल्टी देना पड़ेगा। अगर आप फेल हो जाते हो रिपोर्ट करने में ट्रांजैक्शन तो आपको 2% ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू का पेनल्टी देना पड़ेगा। अगर आप करेक्ट इंफॉर्मेशन, यहाँ पे तो आपने मेंटेन की ही नहीं थी, यहाँ पे आपने गलत मेंटेन की थी, तो भी आपको 2%, और अगर आपने गवर्नमेंट को जो भी असेसिंग ऑफिसर मांगता है उसको जमा नहीं कराते हो तो आपको 2% ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू का क्या लगेगा, पेनल्टी लगेगा। अगर आप इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट जो भी 92D में मेंशन है वो फेल हो जाते हो फर्निश करने में, तो 271G के अंदर भी आपको क्या लगेगा, 2% ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू का पेनल्टी लगेगा। अगर CA जो है वो ऑडिट रिपोर्ट फर्निश नहीं करता, जो कि सेक्शन नंबर 92E में ट्रांसफर प्राइसिंग का जमा होता है, तो आपके ऊपर 1 लाख रुपए का क्या लगेगा, पेनल्टी लगेगा, फ्लैट पेनल्टी है। और अगर आप मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम करते हो, तो जो अंडर रिपोर्टिंग और मिस रिपोर्टिंग वाला इनकम होता है ना, सेक्शन है ना, अंडर रिपोर्टिंग में 50% ऑफ टैक्स अमाउंट लगता है, और मिस रिपोर्टिंग में 200% का क्या लगेगा, पेनल्टी लगेगा। यहाँ अभी जो ये ट्रांसफर प्राइसिंग डॉक्यूमेंटेशन का सेक्शन नंबर 92D है, ये एकदम हार्डकोर थियरी है। हार्डकोर थियरी मतलब एकदम हार्डकोर थियरी, फिर भी देखते हैं। आपको इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट मेंटेन करने पड़ेंगे एज पर सेक्शन 92D, विच लेज डाउन हर एक पर्सन जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में एंटर होता है या स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन में एंटर होता है, तो वो इतने सालों तक, कितने सालों तक आगे देखेंगे, 8 साल लिखा है। आपको क्या करना है, ये सब इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट जो भी प्रिस्क्राइब करता है बोर्ड या असेसिंग ऑफिसर, वो आपको मेंटेन करना है। बेसिकली OECD ने आपको बोला है कि देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंटेशन जो आपको मेंटेन करना है। जनरली 13 टाइप के डॉक्यूमेंटेशन आपको क्या करने होते हैं, मेंटेन करने होते हैं, पर इसको 3 टाइप में हम क्या कर सकते हैं, मेजॉरिटी में क्लासिफाई कर सकते हैं। ये 3 टाइप, ये याद रख लेना कौन से 3 टाइप है। सबसे पहले एंटरप्राइज वाइज डॉक्यूमेंटेशन। देखो ट्रांसफर प्राइसिंग मल्टीनेशनल कंपनीज के ऊपर ही एप्लीकेबल है, क्योंकि वही यहाँ पे झोल कर सकते हैं। तो ये वो वाले डॉक्यूमेंट है जो कि
जिसमें आपकी एंटरप्राइज, आपकी होल्डिंग कंपनी, आपकी सब्सिडरी कंपनी, आपका बिजनेस क्या है, ये सब चीज़ें आपको क्या करनी पड़ेगी, जमा करके रखनी पड़ेगी। जब भी डिपार्टमेंट मांगे आपको देना पड़ेगा। दीज आर द डॉक्यूमेंट दैट डिस्क्राइब द एंटरप्राइज, उसका रिलेशनशिप विद अदर एंटरप्राइज, उसका बिजनेस का नेचर क्या है। दिस इंफॉर्मेशन इज लार्जली डिस्क्रिप्टिव। ठीक है। दूसरा है ट्रांजैक्शन स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटेशन। यहाँ पे आपको जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो उसके बेसिस पे डॉक्यूमेंट्स रखने हैं। इट इंक्लूड इंफॉर्मेशन विद रिगार्ड टू ईच ट्रांजैक्शन, नेचर एंड टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डिस्क्रिप्शन ऑफ द फंक्शन परफॉर्म, असेट एम्प्लॉयड, रिस्क अज्यूम, मतलब जो FAR एनालिसिस होता है ना उसका आपको डॉक्यूमेंट रखना है। हर एक ट्रांजैक्शन, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन वगैरह जो कर रहे हो उसका डिटेल रखना है बाय ईच पार्टी टू ट्रांजैक्शन। इकोनॉमिक और मार्केट एनालिसिस का डिटेल रखना है। दिस इंफॉर्मेशन इज बोथ डिस्क्रिप्टिव एज वेल एज अ क्वांटिटेटिव इन नेचर। यहाँ पे आपको जो आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो हर एक ट्रांजैक्शन का नेचर, उसका कॉन्ट्रैक्ट वगैरह का डिटेल रखना है। फंक्शंस, F, एसेट, AR, रिस्क का आपको क्या करना है, हर एक पार्टी के जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसका FAR एनालिसिस का डिटेल रखना है। इकोनॉमिक और मार्केट एनालिसिस का भी डेटा रखना है। ये दोनों डिस्क्रिप्टिव और क्वांटिटेटिव दोनों हो सकते हैं। एंटरप्राइज वाइज डिटेल्स जो थे वो डॉक्यूमेंट्स जो थे वो हमेशा डिस्क्रिप्टिव होंगे। थर्ड, कंप्यूटेशन रिलेटेड आपके डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि आपने कौन से मेथड ली है ट्रांसफर प्राइसिंग का, वो जो कंप्यूटेशन का मेथड था ALP का, आपका जो अजम्पशंस क्या है वर्किंग के टाइम, पॉलिसीज क्या है, ये सब एडजस्टमेंट्स क्या है, ये सब डेटा आपको रखना पड़ेगा। ये जनरली हमेशा क्वांटिटेटिव बेस होगा। डेटा डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू डिटर्मिनेशन ऑफ आर्म लेंथ प्राइस, मतलब आप आर्म लेंथ प्राइस का कंपटीशन कैसे क्या कर रहे हो उसके रिलेटेड आपको डेटा रखना पड़ेगा। और भी बहुत अलग अलग टाइप के डेटा है जिनका यहाँ पे डेटा का डिटेल्स दिया है जो आपको मेंटेन करने हैं। देखो याद हो सके तो कर लेना, नहीं हो सके तो कोई बात नहीं, 4-5 पॉइंट याद कर लेना। देखो यहाँ पे 15-20 पॉइंट दिए हुए हैं, फटाफट देखते हैं क्या दिया है। सबसे पहले आपको अपने एंटरप्राइज का ओनरशिप स्ट्रक्चर क्या है, शेयर्स किसके पास है, कैसे ओनरशिप है, किसका इंटरेस्ट है एंटरप्राइज में, या आपका कौन सी और एंटरप्राइज में इंटरेस्ट है, वो सब का डेटा रखना है। आपका जो मल्टीनेशनल ग्रुप है उसका डिटेल रखना है। दैट इज टैक्स पेयर इज अ पार्ट ऑफ किस टैक्स रेजिडेंस को, मतलब कौन सी ऐसी बड़ी होल्डिंग कंपनी है और वो कहाँ पे रहती है, कहाँ पे उसका टैक्स रेजिडेंस है, ये सब डिटेल आपको देनी है। आपके बिजनेस का डिस्क्रिप्शन आपको देना है। आपका नेचर, टर्म एंड प्राइजेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एंड स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन, उनका डिटेल देना है। आपका FAR एनालिसिस जो भी है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में उसका डिटेल देना नहीं है, मतलब आपको जमा करके रखना है, अगर वो लोग मांगेंगे तो आपको दे देना है। आपका इकोनॉमिक और मार्केट एनालिसिस क्या है, फॉरकास्ट क्या है, बजट क्या है, फाइनेंशियल एस्टिमेट क्या है जो कि टैक्स पेयर प्रिपेयर करता है फॉर इट्स बिजनेस एज अ होल और सेपरेटली फॉर ईच डिवीजन, वो भी आपको रखना है। आपका जो अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन है, रिकॉर्ड ऑफ अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन टेकन इनटू, जो आपने समझो कप मेथड है, कप मेथड को फाइंड करने के लिए आपने जो अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन का डेटा लिया था उसका क्या रिकॉर्ड है, वो सब आपको रखना है। आपने जो कंपेरेबिलिटी के लिए अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन विद इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, उसका एनालिसिस आपके पास रखना है। मतलब ये रीड कर लो यार, अभी इसमें क्या मेरे को बताना है। ये मतलब आपको ऐसे ऐसे डेटा आपके पास रखने हैं। अगर रखते हो तो, नहीं तो पेनल्टी लगेगा, अगर नहीं रखोगे तो जो अभी पेनल्टी वाला बताया था 2% ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू वाला। फिर रूल 10D क्या बोलता है कि और कुछ आपको इंफॉर्मेशन रखनी है सपोर्टेड बाय ऑथेंटिक डॉक्यूमेंटेशन विच में इंक्लूड एज फॉलोज। जो ऑफिशियल पब्लिकेशंस है, रिपोर्ट्स है, स्टडी है, डेटाबेस है ऑफ गवर्नमेंट, रिपोर्ट ऑफ मार्केट रिसर्च, स्टडीज कैरिड आउट एंड टेक्निकल पब्लिकेशन ऑफ इंस्टीट्यूट, नेशनल और इंटरनेशनल रेप्यूट, पब्लिकेशन रिलेटिंग टू द प्राइजेस इंक्लूडिंग स्टॉक एक्सचेंज एंड कमोडिटी marketing, publish accounts and financial statement relating to the business of associate enterprise। ये सब आपको क्या करना है, ये सब डॉक्यूमेंट्स आपके पास रहने चाहिए। रट्टा मार लेना, मार सको तो। रेगुलर क्लास होता तो मैं यहाँ पे कुछ आपको मेमोनिक्स वगैरह दे देता या कुछ ऐसा तरीका बता देता जिससे याद कर सको, पर अभी इतना ना मेरे पास टाइम है ना आपके पास टाइम है। नेक्स्ट आते हैं, अभी यहाँ से जो एक पेज है ना आपका, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक तो सिर्फ वो थियरी दिया हुआ था क्या क्या आपको मेंटेन करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ना, मतलब कितने साल तक आपको डेटा रखना है, ये सब यहाँ पे चीजें दी हुई है। तो ये इंपॉर्टेंट है, अभी से थोड़ा ध्यान से सुन दो और अभी विद इन 7-8 मिनट आपका ये खत्म हो जाएगा चैप्टर। रिलेटिंग टू मेंटेनेंस, यहाँ पे बेसिकली क्या है, एक अमेंडमेंट आया था फिनांस एक्ट 2019 में, जो कि कहाँ आया था पता है, कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग में आया था। अब आप बोलोगे सर कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग क्या होता है, 6-7 घंटे पढ़ाऊंगा तो पता चलेगा कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग क्या होता है।
मतलब बेसिकली ये रिवीजन में वो बताना पॉसिबल नहीं है, ये गवर्नमेंट इंडिया की नहीं पूरी दुनिया की गवर्नमेंट ने मिलके ये डिसाइड किया कि भाई जो मेन एंटिटी होगी आपकी हेड ऑफिस के बाद जो भी मेन एंटिटी होगी वो क्या करेगी, अपने देश में आपका जितना भी एसोसिएट एंटरप्राइज वगैरह के साथ ट्रांजैक्शन होता है वो वहाँ पे क्या करेगी, सबमिट कर देगी डिटेल, करेक्ट है। और हम क्या करेंगे, जो सब गवर्नमेंट्स का टाइप होगा एक साथ, तो वहाँ से हर एक गवर्नमेंट को डेटा मिल जाएगा। तो ऐसा करके एक कंसेप्ट है जो कि इन डिटेल में जानना बड़ा ज़रूरी है, अगर अच्छे से समझना है, यहाँ पे नहीं समझ सकते। तो वहाँ पे कुछ अमेंडमेंट्स आए थे, तो यहाँ पे वो अमेंडमेंट दिया हुआ है, वहाँ पे भी एप्लीकेबल है, कुछ और जगह पे एप्लीकेबल है, अपने को सिर्फ समझने से मतलब है, ज़्यादा ध्यान मत दो। सेक्शन 92D जो कि डॉक्यूमेंटेशन की बात करता है, वो क्या बात करता है, अमेंडमेंट आया था इन ऑर्डर टू प्रोवाइड दैट इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट टू बी केप्ट एंड मेंटेन बाय कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी। कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी का सिर्फ इतना अभी के लिए मतलब समझ लो, जो मेन एंटिटी ऑफ इंटरनेशनल ग्रुप है, एंड फाइलिंग ऑफ रिक्वायर्ड फॉर्म शाल बी एप्लीकेबल, ये इंपॉर्टेंट है, व्हेन देयर इज अ नो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अंडरटेकन बाय सच कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी। भले ही वो कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी ने एक भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं किया, फिर भी उसको क्या करना पड़ेगा, ये सब रिक्वायरमेंट का कंप्लाई करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन वगैरह मेंटेन करना पड़ेगा। इट इज फर्दर प्रोवाइडेड दैट इंफॉर्मेशन शाल बी फर्निश्ड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी ऑफ इंटरनेशनल ग्रुप टू प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी। अभी प्रिस्क्राइब कौन सी अथॉरिटी है अपने को नहीं लिखा है यहाँ पे। सबसेक्शन 2 क्या बोलता है, बोलता है कि बोर्ड के पास पावर है, इतने पीरियड तक आपको क्या करना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट मेंटेन करना पड़ेगा। थर्ड, प्रपोज सेक्शन प्रोवाइड क्या करता है, असेसिंग ऑफिसर या कमिश्नर अपील है इन द कोर्स ऑफ एनी प्रोसीडिंग, वो क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट मंगा सकते हैं। तो आपको 30 डेज के अंदर अंदर इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स ला के देना है। हाउएवर कुछ ऐसे रीजन होते हैं तो ये 30 डेज को और 30 डेज के लिए एक्सटेंड कर दिया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी का मतलब ये सेक्शन में लिखा है, इनकम टैक्स के इंटरनेशनल ग्रुप का ये सेक्शन में लिखा है, ऐसे नहीं समझेगा, ये पूरा बड़े बड़े पैराग्राफ वाले डेफिनेशन है, ठीक है। बर्डन ऑफ प्रूफ, बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब क्या है, किसके ऊपर जिम्मेदारी है इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट रखने की, तो भाई गवर्नमेंट है, आपको ही बोलेगे, ये टैक्स पेयर की जिम्मेदारी है। टू प्रूव दैट ट्रांसफर प्राइसिंग एडॉप्टेड इज इन अकॉर्डेंस विद आर्म लेंथ प्रिंसिपल, ये किसकी जिम्मेदारी है, टैक्स पेयर की जिम्मेदारी है। वन ऑफ द कंडीशन फुलफिल फॉर डिस्चार्जिंग दिस बर्डन बाय द टैक्स पेयर, क्या है वो एक कंडीशन कि भाई तुम्हें इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट मेंटेन करने पड़ेंगे जो आप ट्रांजैक्शन करते हो, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हो एसोसिएट एंटरप्राइज के साथ। अ डिफॉल्ट मेंटेनिंग इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स, वन कंडीशन विच मे ट्रिगर अ ट्रांसफर प्राइसिंग ऑडिट, अगर आप नहीं रखोगे तो वो ट्रांसफर प्राइसिंग ऑडिट ट्रिगर हो सकता है, और कुछ डिफॉल्ट करते हो तो पेनल्टी भी लगेगा, जो मैंने आपको बता दिया, करेक्ट। सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट विद टैक्स अथॉरिटी, आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स अथॉरिटी को डॉक्यूमेंट सबमिट भी करने पड़ेंगे, करेक्ट है सर। देयर इज अ नो रेफरेंस इन अ प्रोविजन इंक्लूडेड इधर इन इनकम टैक्स एक्ट और इनकम टैक्स रूल अबाउट रिक्वायरमेंट टू सबमिट, ऐसा कोई भी रेफरेंस नहीं दिया हुआ है, ना तो एक्ट में ना रूल में, टू सबमिट द prescribed information and document at a stage of initial compliance in a form of submission under section report under section 92E। 92E रिपोर्ट क्या होता है, 92E रिपोर्ट होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट का बेसिकली रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट होता है, तो वो फॉर्म 3CEB में जाता है। सेक्शन 92E रिक्वायर्स दैट कंसर्न टैक्स पेयर जो है वो क्या करेगा, रिपोर्ट लेगा, किससे, सीए से लेगा इन प्रिस्क्राइब फॉर्म। इसका ड्यू डेट क्या होता है, आपके मॉड्यूल में नहीं लिखा, 30 नवंबर होता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि उसमें ऐसा लिखा है कि सेक्शन नंबर 139 में जो लिखा है वो जान लेना, 139 CS एग्जीक्यूटिव में आपको पढ़ाते थे, उसमें लिखा है, ठीक है। फॉर्म नंबर 3CEB कंटेन्स अ सर्टिफिकेट फ्रॉम अकाउंटेंट। फॉर्म 3CEB क्या है, जो 92E का रिपोर्ट है उसका फॉर्म है, इसमें आपको क्या है, जो सीए जो है उसका आपको सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा दैट इन हिज ओपिनियन जो भी आपने इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट दिया है वो सब प्रॉपर है। रूल 10D रिक्वायर्स दैट इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट जो आपने मेंटेन किया है एज फार एज पॉसिबल एग्जिस्ट लेटेस्ट बाय द स्पेसिफाइड डेट फॉर फाइलिंग रिपोर्ट अंडर 92E, वहाँ तक आपको ये सब सबमिट कर देना है। 92D और क्या प्रोवाइड करता है, अगर कोई आपका डॉक्यूमेंट मांगे तो आपको 30 डेज में प्रोवाइड कर देना है और 30 डेज का एक्सटेंशन मिल जाएगा। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड, अगर आपका इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन जो है वो 1 करोड़ रुपए से कम है
1 करोड़ से कम है, तो इनकम टैक्स रूल्स आपको वेवर देता है कि आपको हर एक वो जो ट्रांजैक्शन का डिटेल बनाने की ज़रूरत नहीं है. हाउएवर द कंसर्न टैक्स पेयर मे रिक्वायर टू सब्सटेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल मटेरियल दैट इनकम अराइजिंग फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन इज कंप्यूटेड अकॉर्डेंस विद द आर्म लेंथ रूल. पर आपको इतने सारे डॉक्यूमेंट नहीं जमा करने, पर आपको आर्म लेंथ रूल के हिसाब से क्या करना है, ट्रांसफर प्राइसिंग का आर्म लेंथ प्राइसिंग निकालना है. पर ये 1 करोड़ का वेवर और 92E की ऑडिट के लिए नहीं दिया हुआ है. असेसी इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन एंड फर्निश ऑडिट रिपोर्ट, वो तो आपको करना ही पड़ेगा. रिटेंशन पीरियड ऑफ डॉक्यूमेंट, आपको कितने टाइम तक डॉक्यूमेंट रिटेन करने हैं, 8 साल तक रिटेन करने हैं. असेसिंग ऑफिसर या कमिश्नर अपील अगर आपको मांगे तो आपको 30 डेज के अंदर अंदर डॉक्यूमेंट दे देने हैं, और ये 30 डेज आपका एक्सटेंड हो सकता है फर्दर 30 डेज अगर कुछ रीजन है तो. 92E of the Act stated that every person who has entered into international transaction or specified domestic transaction during previous year shall obtain a report of accountant 92E में. और उसको क्या करना है, आपको डेली साइन, सीए साइन करेगा, उसको वेरीफाई करेगा जो भी मैनर है बाय सच अकाउंटेंट एंड सेटिंग फोर्थ सच पर्टिकुलर्स में भी प्रिस्क्राइब. डेट क्या होगा, 30 नवंबर होगा. बस हो गया. यहाँ पे पीछे का मैंने नो डाउट फास्ट कराया है, पर वो थियरी है, मैं एक एक चीज़ पढ़ूंगा, आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा उसमें. करेक्ट है, तो उससे बेटर आप ही पढ़ लो तो थोड़ा फास्ट हो जाएगा. एक ट्रांसफर प्राइसिंग का जो क्वेश्चन आंसर वाला सेशन होगा जो कि इंपॉर्टेंट होगा, वो मैं जितने भी यहाँ पे नीचे पीछे क्वेश्चंस दिए हैं ना, ये क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस, ये अगर आप देखो तो 2nd क्वेश्चन, 3rd क्वेश्चन, इसमें जो ऊपर वाले हम लोग ने क्वेश्चन किए थे ना मेथड्स वाले, उसके अलावा कुछ और मेथड्स पे क्वेश्चन दिए हैं. क्वेश्चन नंबर 10 मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि मैंने ये होमवर्क दिया था, ये मैंने पहले ही, वो जब मैंने कॉस्ट प्लस मेथड बताया था तो मैंने बोला था सेम टू सेम क्वेश्चन है, ये मैं नहीं कराऊंगा. इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन है मैं वो करा दूंगा. डन. और पोएम ऑलरेडी हो चुका है, तो ये चैप्टर तो ऑफिशियली मैंने ख़त्म ही कर दिया है पूरा. नो डाउट रिविजन पर्सपेक्टिव से किया है. चलो बाय बाय, वेस्ट नहीं करता हूँ आपका टाइम. गॉड ब्लेस यू, टेक केयर.